हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माई वाईटी टीचर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का नया वाला बुक आया है वॉल्यूम 3 करके, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो 2020-21 में पेपर हुआ था उसको कवर किया गया है और सामान्य अध्ययन का ये बुक है। इस बुक में आपको टोटल 85 सेट दिया गया है। टोटल 85 सेट दिया गया है जो कि आने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को कवर करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये पहला सेट है जो कि 28/12/2020 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। दोस्तों, इस बुक में जो सामान्य अध्ययन और जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अलग अलग करके दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लक्स, दूसरा है मोल, तीसरा है टेस्ला और चौथा है जूल। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा का जो इकाई होता है वो होता है मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा है धनुष, तीसरा है पिनाका और चौथा है पृथ्वी। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो पिनाका है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है उबंटू क्या है। उबंटू क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेब ब्राउजर, दूसरा दिया हुआ है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तीसरा दिया हुआ है मालवेयर और चौथा दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे जो उबंटू होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, दूसरा दिया हुआ है यूनिक रिसोर्स लोकेशन, तीसरा दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे जो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है काई, दूसरा दिया हुआ है यूलोथ्रिक्स और तीसरा दिया हुआ है जलती पत्तियां और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूनेरिया। तो दोस्तों, याद रखेंगे जो सहजीवन संबंध होता है वो लाइकेन में होता है और लाइकेन को ही हम लोग काई कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काई की वजह से बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर वही लाइकेन लिखा रहेगा तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, लाइकेन को ही काई कहते हैं और लाइकेन में सहजीवी संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड, दूसरा दिया हुआ है तपेदिक, तीसरा दिया हुआ है हैजा और चौथा दिया हुआ है चिकन पॉक्स। तो दोस्तों, जो टाइफाइड होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है और उसका क्या नाम है तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और जो तपेदिक होता है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है और हैजा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है वो हमारा वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चिकन पॉक्स। याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, चिकन पॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इस्पात, दूसरा दिया हुआ है निर्वात, तीसरा दिया हुआ है वायु और चौथा दिया हुआ है दूध।
तो दोस्तों याद रखेंगे जो निर्वात होता है उसमें से हमारा ध्वनि होता है वो नहीं जा सकता, यानी कि जो ध्वनि होता है निर्वात से संचरण नहीं कर सकता है। और जो इस्पात होता है इसमें क्या होता है, इसमें सबसे तेज गति करती है ध्वनि, सबसे तेज गति करती है ध्वनि ठोस में या इस्पात में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मछली पालन, दूसरा दिया हुआ है रेशम की खेती, तीसरा दिया हुआ है पक्षी विज्ञान और चौथा दिया हुआ है मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मधुमक्खी पालन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। रेशम की खेती को क्या कहते हैं, तो जी इसी को कहते हैं हम लोग सेरिकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। और जो पक्षी विज्ञान होता है इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यानी कि 9वां, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 केजी, दूसरा दिया हुआ है 360 केजी, तीसरा दिया हुआ है 60 केजी और चौथा दिया हुआ है 10 केजी। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते होंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे किसी व्यक्ति का या वस्तु का द्रव्यमान जो होता है हर जगह स्थिर रहता है। चेंज होता है क्या, तो भार चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान कहीं चले जाइए, किसी व्यक्ति का या वस्तु का चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 केजी। दोस्तों याद रखेंगे अगर यहाँ पे भार पूछता तो भार आपका 1/6 यानी कि 10 किग्रा होता, अगर भार पूछा होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को कहते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोम, दूसरा दिया हुआ है हार्ड डिस्क, तीसरा दिया हुआ है सीपीयू और चौथा दिया हुआ है मॉनिटर। तो आप लोग याद रखेंगे जो सीपीयू होता है उसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको भी याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से देख सकते हैं सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन चालू हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा है मिजोरम। तो याद रखेंगे जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर का राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस गुरु ने की थी, पहला ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव ने, दूसरा ऑप्शन है श्री गुरु तेग बहादुर ने, तीसरा है श्री गुरु हरगोविंद जी ने और चौथा ऑप्शन है श्री गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे वो गुरु गोविंद सिंह किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। कब किए थे, तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किए थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है केरल, दूसरा दिया हुआ है उड़ीसा, तीसरा दिया हुआ है महाराष्ट्र और चौथा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सबरीमाला मंदिर है वो केरल राज्य में है और ये भगवान अयप्पा को यह समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देंगे कौन सा नहीं है।
अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। पहला है ऑप्शन अलाई दरवाजा, दूसरा है बुलंद दरवाजा, तीसरा है इंडिया गेट और चौथा है हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बुलंद दरवाजा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली में नहीं है तो है कहाँ, ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। तो इसको याद रखेंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में आता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोरबंदर, दूसरा दिया है नौसारी, तीसरा दिया है सूरत और चौथा दिया हुआ है कच्छ। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नौसारी जिला है, गुजरात का जो नौसारी जिला है वहीं आपका दांडी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो दोस्तों ये वाक्य किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दिया हुआ भगत सिंह, तीसरा दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक और चौथा दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, यानी कि उनका नारा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर का है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्र बैंक, दूसरा दिया हुआ है सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक, तीसरा दिया हुआ है विजया बैंक और देना बैंक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है किसका हुआ है। तो विजया बैंक और देना बैंक का हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है रांची। तो दोस्तों याद रखेंगे जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है उसका हेडक्वार्टर जो है शिमला में है, यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा दिया हुआ है नेपाल, तीसरा दिया हुआ है भूटान और चौथा दिया हुआ है मालदीव। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मालदीव है वो आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया हुआ है आत्माराम पांडुरंग, तीसरा दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों याद रखेंगे जो आत्माराम पांडुरंग हैं वही आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के किस अगला क्वेश्चन है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं। पहला ऑप्शन है पराग्वे और बोल्विया, दूसरा है चिली और इक्वेडोर, तीसरा है गुयाना और सूरीनाम,
चौथा है ब्राजील और वेनेजुएला। तो याद रखेंगे जो दक्षिण अमेरिका के जो दो देश हैं पराग्वे और बोल्विया, वो आपका स्थलरूप देश हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा दिया हुआ है महाराष्ट्र, तीसरा दिया हुआ है उड़ीसा और चौथा दिया हुआ है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुजरात राज्य है उसका हमारा तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जोजिला, दूसरा दिया हुआ है बारालाचा, तीसरा दिया हुआ है नाथुला और चौथा दिया है जलेपला। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जोजिला दर्रा होता है वही हमारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत पर्यटन विकास निगम, दूसरा दिया हुआ है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, तीसरा दिया हुआ है कोचिन शिपयार्ड, चौथा दिया हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो हमारा महारत्न की जो कंपनियां हैं उसमें शामिल है। महारत्न में टोटल इस समय 11 कंपनियां हो गई हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका 25वां क्वेश्चन है कि भारत के किस दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका प्रचलित नाम या दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18। दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18। तो कहीं कहीं ट्रेन 18 के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, दूसरा दिया हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पुरी और हावड़ा जंक्शन, चौथा दिया हुआ है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। तो याद रखेंगे जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वंदे भारत, जिसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, वो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। पहला ऑप्शन दिया है उड़ीसा, दूसरा दिया है राजस्थान, तीसरा दिया है बिहार और चौथा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे पटचित्र कला उड़ीसा में प्रचलित है और उड़ीसा का लोकप्रिय कला है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है पेरिस, दूसरा दिया है वाशिंगटन डीसी, तीसरा दिया है न्यूयॉर्क और चौथा दिया हुआ है द हेग। तो दोस्तों याद रखेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वो द हेग, उसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड। ठीक है, द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है एशिया। तो दोस्तों याद रखेंगे गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में हमारा पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कालिदास, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है जयदेव और चौथा ऑप्शन है
कल्हड़। तो याद रखेंगे जो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़ है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया है 1526, दूसरा दिया है 1536, तीसरा ऑप्शन दिया है 1576 और चौथा ऑप्शन दिया है 1556। तो याद रखेंगे जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पहला जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जापान। तो दोस्तों याद रखेंगे जापान हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें आपके 5 अस्थायी सदस्य और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। यानी कि टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अमेरिका, ठीक है। दूसरा होता है रूस, तीसरा होता है आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। फिर होता है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, और एक होता है चाइना। तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड और चाइना 5 आपके जो ये हैं अस्थायी सदस्य वाले देश हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सेट नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 543, दूसरा दिया है 547, तीसरा दिया है 552 और चौथा दिया हुआ है 549। तो दोस्तों याद रखेंगे लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 552। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट सेट था वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के पास से जाए और सभी लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेट के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।